साढ़े 9 साल में बीजेपी के विरोधाभास खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल ये लोग करते क्या थे कि बोलते बहुत थे, लेकिन काम क्या है ये अब जनता को दिखने लगा है, समझ में आने लगा है। आप हर चीज़ के बारे में बोलते जाइए, लेकिन ग्राउंड पे अगर कुछ काम नहीं है तो आखिर कब तक छुपाइएगा। आपने बोला कि 2 करोड़ रुपए रोज़गार हर साल नौकरी, 2 करोड़, और आज कितनी भयंकर बेरोज़गारी है कि देश की अगर आप पूछें कि सबसे बड़ी समस्या क्या है तो हर आदमी यही कहेगा कि बेरोज़गारी। काम नाम की कहीं चीज़ ही नहीं है। अभी खड़गे जी ने एक डाटा दिया था और उसमें बताया था कि देश में कितनी बेरोज़गारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। उनकी संख्या लाखों में है। अभी रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बताया गया कि उस एक्सीडेंट का एक कारण ये भी था कि वैकेंसियाँ नहीं भरी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज सामने आने लगी हैं। इसी तरह अब नहीं होगा नारी परवार, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं पर अत्याचार देश भर में जो हो रहा है सबको दिख रहा है। और जब मणिपुर का वो वीडियो सामने आया तो सबकी आंखें खुल गई कि बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। और लोग तुलना करने के लिए भागते हैं, राजस्थान से करने लगे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, और अभी राजस्थान का एक वीडियो भी आ गया। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सारे लोग पकड़ लिए गए। वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पीड़िता से मिलने गए। मणिपुर में क्या हुआ वो भी हमने आपको बताया था कि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की, तो उन पर FIR कर दी जाती है। सवाल करा जाता है कि वो वीडियो जो है उन महिलाओं का किसने बनाया जिनका सड़क पर जुलूस निकाला गया था। जी, पकड़ना चाहिए उन अपराधियों को, रोकना चाहिए उस हिंसा को जो आज 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से ज़्यादा। मरने वालों की तादाद 170 से ज़्यादा हो गई है और कई लाशें अभी तक पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई हैं। उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और एक समुदाय के विधायक पूरा का पूरा उसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जाते ही नहीं हैं। और उस अधिवेशन में भी जो कुछ ही घंटे चलता है उसमें भी मणिपुर की हिंसा की कोई निंदा नहीं की जाती है। जी, मणिपुर की हिंसा में ही बात नहीं की जाती है। अभी जो बात हो रही है हमारे संसद के विशेष अधिवेशन की, तो उस पर हमने कहा कि वो आज तक किसी को नहीं मालूम। सब कह रहे हैं कि एजेंडा क्या है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप विशेष अधिवेशन बुलाओ और उसका एजेंडा न दो। जो विधायकों को उसका नोटिस जाता है उस पर उसका एजेंडा लिखा होता है। सॉरी, सांसदों को, जी, सांसदों को जो उसका एजेंडा जाता है, कार्रवाई जाती है उसकी कि आपको इस तारीख को आना है, उसमें एजेंडा लिखा होता है। एजेंडा ही नहीं है उसमें। लेकिन एक एजेंडा हम बता सकते हैं कि जो नहीं होगा, पहले ही बताया था हमने जी, कि कुछ भी हो सकता है उस अधिवेशन में, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। मणिपुर की हिंसा पर कोई बात नहीं करेगा, जो आज देश की सबसे गंभीर समस्या हो गई है। अभी आपने देखा अखबारों में सबने पढ़ा, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है कि 10 कुकी परिवार बचे हुए थे, उनको उठाकर उस जगह पहुंचा दिया गया जहां कुकी रहते थे। मतलब अब मिली जुली जगहों पर कोई नहीं रह सकता। कुकी कुकियों की जगह रहेंगे और जो मेतेई है मेतेई की जगह रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सारे देश में मिली जुली संस्कृति थी, सब एक साथ रहते थे हर जगह। भारत में इतनी विभिन्नता है, इतनी विभिन्नता है, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। जी, अगर आप ये कर देंगे तो उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत में, दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारत में रहना, जाति धर्म के आधार पर रहना बड़ा मुश्किल कर देंगे आप। तो आप जो पूछ रहे थे कि अब क्या हो रहा है, तो कांग्रेस जो है हमेशा प्रेम की बात करती रही। राहुल का सबसे बड़ा नारा यही है। अभी वो बोल रहे थे कि प्रेम, मोहब्बत और लड़ाई जो है, वो कह रहे थे जब लालू यादव से बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी लड़ाई जो है नफरत के खिलाफ है। बिल्कुल। बीजेपी नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रही है, कांग्रेस नफरत और विभाजन के खिलाफ लड़ रही है। तो निश्चित ही रूप से देश की जनता को अब ये चीज़ पसंद आ रही है और उसके समझ में आ रही है कि अगर देश ऐसे ही नफरत और विभाजन के जाल में फंसा रहा तो उसकी बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं करेगा, उसकी महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, सरकारी चिकित्सा पे, सरकारी शिक्षा पे, सुरक्षा पे, किसी विषय पे कोई बात नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि नफरत का नशा बढ़ाते जाओ और एक दूसरे से नफरत करते चले जाओ।
जी। तो ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है और इसीलिए लोग इंडिया की तरफ आज आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इंडिया ने वाकई गजब काम किया है कि लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाता चला जा रहा है। अभी आपने देखा कि मुंबई में एक इंडिविजुअल कपिल सिब्बल आए, अगली बैठक में आप देखेंगे कि और भी लोग इस तरह के आ सकते हैं, दल भी बढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग साथ आए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक बात की लड़ी जा रही है इंडिया की कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। 2024 या चुनाव हो सकता है 2023 में हो जाए, आज कोई नहीं कह सकता। तो ये जो भी लोकसभा चुनाव होना है, नेक्स्ट लोकसभा चुनाव आप उसको कह सकते हैं, उसके बाद अगले चुनाव भी होते रहें और सत्ता का हस्तांतरण आराम से होता रहे। 1977 में इंदिरा गांधी हारी थी, उन्होंने चुपचाप जो है सत्ता सौंप दी थी। लेकिन जिस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, हम ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे थे, उसने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया था। आपने देखा कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार हिंसा हुई। जी। समस्याएं बहुत गंभीर हैं और यही बात सारे विपक्षी दल समझ रहे हैं कि इस बार अगर मिलके नहीं लड़े तो सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे।